देखो, मॉडर्न फिजिक्स चालू कर रहे हैं आज से। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा मार्क्स वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के बेसिकली दो हिस्से होंगे। मॉडर्न फिजिक्स नाम का कोई चैप्टर दिखेगा नहीं तुम्हें एनसीईआरटी में। ये टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। ठीक है। दिस टर्म विल नॉट बी विजिबल इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो नाम लिखोगे मैं बताता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स 1, मॉडर्न फिजिक्स 2। बेसिकली इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है इसका। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स 2 में बेसिकली हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, इनको मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोलते हैं? इनमें बेसिकली हम लोग ना इलेक्ट्रॉन और उनसे रिलेटेड जितने भी मतलब क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके बिहेवियर कि वो क्या क्या बिहेवियर शो करते हैं बेसिकली, जैसे कि कुछ डीके वाली प्रॉपर्टीज, जैसे कि अल्फा डीके हो जाना, बीटा डीके हो जाना, गामा डीके हो जाना। ठीक है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? मतलब कितनी एनर्जी दे करके हम एक एटम को तोड़ सकते हैं। ठीक है, एटम के अंदर की भी जो चीजें हैं ना, सॉरी, एक न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं हम कितनी एनर्जी दे करके। न्यूक्लियस को तोड़ने का क्या मतलब होता है? जैसे न्यूक्लियस में मान लो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये कैसे सेग्रीगेट हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन में, वो भी अनबाउंडेड, है ना, बाउंडेड नहीं है अब यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों को हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। फ्यूज़न किसको बोलते हैं? ठीक है। फ्यूज़न किसको बोलते हैं? कौन लोग फ्यूजन शो करते हैं, कौन लोग फ्यूजन शो करते हैं? ठीक है। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, के कैप्चर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वार्क्स के बारे में हल्का सा, ये हमारे सिलेबस में नहीं रहेगा क्वार्क्स वगैरह। तो ये सब चीज़ों को हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसको मॉडर्न फिजिक्स 2 भी बोलते हैं। ये बेसिकली तुम्हारे बुक में न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से होगा ये चैप्टर। ठीक है, एक ही नाम से होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से। मॉडर्न फिजिक्स 1 जो है, मॉडर्न फिजिक्स 1 में ये सब आते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, देन एटम्स है। ठीक है, एटम्स में बेसिकली हाइड्रोजन एटम और उसके स्पेक्ट्रम वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है। ये दोनों चीजें तुम समझ रहे हो, ये कर चुके हैं 11th की केमिस्ट्री में। दिस थिंग्स आर डन इन 11th केमिस्ट्री ऑलरेडी। ठीक है। फिर डुअल नेचर एक नाम का चैप्टर रहेगा। डुअल नेचर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कोई भी चीज दो चीजों की तरह बिहेव करती है। कोई भी एक पार्टिकल भी हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है। तो डुअल नेचर में हम लोग बेसिकली डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे। ये सब भी तुम एक बार कर चुके हो केमिस्ट्री में, यू नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है रिलेटिवली। ठीक है। एक रहेगा एक्सरे। एक्सरे तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेई के लिए हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं होता, बट जेई के सिलेबस में होता है। बेसिक लेवल पे ही पढ़ते हैं, 1-2 क्लास में खत्म हो जाता है। तो दीज आर द 4 चैप्टर्स विच वी कंसिडर विद इन मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें तुम्हारे में ये तीनों एक चैप्टर की तरह होंगे, एक चैप्टर की तरह होंगे। मॉडर्न फिजिक्स एक चैप्टर की तरह होगा, तो दोनों मिलाकर के, मॉडर्न फिजिक्स 1 और 2 मिलाकर के तुम्हारे एनसीईआरटी में हो सकता है 4 या फिर 3 चैप्टर होंगे। ठीक है, देख लेना, शायद 3 चैप्टर में कंक्लूड किया हुआ है, जिसको हम लोग 5 अलग अलग चैप्टर की तरह पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा। ठीक है, ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, बट वी हैव टू स्टडी दिस। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू है ये। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? ये रिलेटिवली मच रिसेंट है, बहुत अभी अभी 1905 वगैरह के बाद में। समझ रहे हो, 1901, 2, 3, 4, 5 रफली यहाँ इस समय के आसपास में बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था आइंस्टीन ने। ठीक है।
तो जब इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर 1900 में हुआ है, 1900s में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है, फिर 1901 2 3 4 5 के आसपास में उसके बारे में स्टडी किए हैं, तब जा करके कभी भाई फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है, कभी न्यूट्रॉन, इसी के आसपास में है 1905 के आसपास। ठीक है, तो दे आर वेरी मच न्यू एज कम्पेयर टू अदर ब्रांच ऑफ साइंस जैसे मैकेनिक्स, जो कि लगभग 1800 से चले आ रहा है, 1700 से चले आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ हम उधर जानते ही थे उनके बारे में। ठीक है, तो लगभग ये लोग 150 साल नए कंसेप्ट हैं लगभग। ठीक है, एक बार कंफर्मेशन देना, आवाज आ रही क्या, इज एवरीथिंग ओके? हाँ सर। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे रहेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 1 दिन लगेगा, एटम्स एंड हाइड्रोजन्स में 1.5 दिन लगेगा, 2 दिन मान लो, जिसको 1.5 बोलता हूँ तो 2 चले ही जाता है। ठीक है, डुअल नेचर में 1 दिन लगेगा, एक्सरे में 1.5 दिन लगेगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो 1.5 1.5 3 2 5, 5 दिन का ये है, और इसमें लगेगा 4 दिन मैक्स टू दो मैक्स। हफ्ता। ठीक है, तो इतने में हो जाएगा। बट क्या है, इससे भी कम टाइम लग सकता है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा रीड कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मैं चाहता तो अलग से पढ़ा भी सकता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि इसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो अलग से पढ़ लेंगे। अलग से मतलब विदाउट दिस स्लाइड। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली आइंस्टाइन को इसी चीज़ के चलते आइंस्टाइन को इसी चीज़ के चलते वो मिला था नोबेल प्राइज। उसने ये काम केमिस्ट्री में किया था, उसको उसको नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री से मिली थी। ठीक है, इतने से नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? ठीक है सर। ठीक है, दिख जा रहा है? हाँ सर, दिख जा रहा सर। ठीक है, देखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटोन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देना। तो बेसिकली जानते हो तुम कि किसी लाइट सोर्स से मेटेलिक प्लेट पे जब लाइट को इंसिडेंट कराया गया है ना, किसी लाइट सोर्स से लाइट को इंसिडेंट कराया गया, तो वहां से स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। ठीक है, द वर्ड इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, है ना? देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड स्पॉन्टेनियसली, दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दिस फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली व्हेन अ लाइट ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ। सुइटेबल वेवलेंथ का मतलब तुम्हें याद होगा, अगर तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद हो तो, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ही डालने पे ये लोग बाहर निकला करते थे। ठीक है, दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दिस चैप्टर कि एक ऑब्जर्वेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो भी बिना किसी टाइम लैग के। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना पार्टिकल जो नेचर होता है उसका, किसका, लाइट का, लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कंटेक्स्ट बांधना बहुत जरूरी है, कंटेक्स्ट बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे कि पढ़ क्या रहे हैं आखिर में, है ना? तो वी विल बी एक्सप्लेनिंग कि कैसे ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर से समझाया सकता है, वेव नेचर से नहीं। दैट विल बी आवर फोकस। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा क्या होता है इसमें। कोई भी मेटेलिक प्लेट है, मान लो मैंने मेटेलिक प्लेट को भी ऐसे बना रखा है। ठीक है, कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे कि वहां पे उस डायग्राम में, जिस डायग्राम को मैं भी थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ा रहा था, वहां पे ऐसा रख रखा है प्लेट को। एक ही बात है, कहीं पे भी रखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसको ना मैं थोड़ा सा वो करता हूँ और थोड़ा एग्जैजरेट कर देता हूँ, रुक जाओ।
जूम कर दिया मान लो उस मेटेलिक प्लेट को हमने बहुत, ये उस मेटेलिक प्लेट की थिकनेस है, तो तुम समझो कि वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है समझो। मैं बहुत सारे लेयर्स नहीं बना पा रहा बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। बट समझो कि अगर लाइट आ रही है, समझो फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स थे, ये नीचे में कुछ लेयर में एटम रखे हुए हैं और नीचे में कुछ लेयर में एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस से, वो लेटेस्ट से कुछ है -13.6 होता है। ये बात याद है क्या तुम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन वगैरह के केस में? बट यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मेटल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। मान लेते हैं ऐसी कोई नंबर ले लेते हैं -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको लेटेस्ट से अगर हम लोग एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है, इट शोज की बाउंडेड है, ठीक है। तो समझने के लिए ऐसा समझो कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, लेटेस्ट से ऐसे ही हम लोग एक नंबर ले रहे हैं 100 जूल का, जस्ट सेइंग लाइक दैट। तो इसको 100 जूल वाली एनर्जी से बांधा हुआ है न्यूक्लियस ने, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना यार, तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो, जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ से कोरबा से लेटेस्ट से चांपा कितनी दूर है, कोरबा से चांपा कितनी दूर है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि 40 किलोमीटर है, कुछ लोग बोल देंगे कि 1 घंटा है। तो दोनों डिस्टेंस ही बता रहे हैं ना, दोनों मेजरमेंट ऑफ द ड्यूरेशन वो ही बता रहे हैं, सेपरेशन ही बता रहे हैं। तो कभी कभी किलोमीटर में भी सेपरेशन बताई जाती है, कभी कभी टाइम में भी बताई जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो बाउंडेशन है, बंधा हुआ है जो है ना, बाइंडिंग है, वो कभी कभी फोर्स के हिसाब से भी बताया जा सकता है, कभी कभी एनर्जी के हिसाब से भी बताया जा सकता है। तो इन दिस एंटायर चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स 1 and 2 वी विल बी टेलिंग द अमाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वैल्यूज, है ना, कि कितनी एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ 100 जूल से बंधा हुआ है, मतलब एक्चुअली बंधा तो फोर्स के चलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है एक्चुअली में इनसाइड में, बट हम एनर्जी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर को। तो लेटेस्ट इनकी बाइंडिंग एनर्जी 100 जूल है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइट को भेजूँ, ठीक है, जिसका 90 जूल हो, ठीक है, तो बिल्कुल भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। एटलीस्ट दिस वाज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, समझ रहे हो। एक 90 जूल वाली एक सिंगल फोटोन अगर आती है ना, हियर लाइट इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ व्हाट, light is assumed to be made of photons, ठीक है, particles called photons। हमेशा ऐसा रहता है क्या कि लाइट सिर्फ फोटोन से मिलकर के ही बना रहता है? नहीं, फोटॉन्स वाला कंसेप्ट कब लेकर के आते हैं, जब हमें उसके पार्टिकल नेचर पार्टिकल। समझते हैं। हाँ, तो एक पार्टिकल है समझो मार्बल की तरह, वो मार्बल आएगा और नीचे रखे हुए एक और इलेक्ट्रॉन नुमा मार्बल को, इलेक्ट्रॉन जैसे मार्बल को फेंक देगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आउट कर देगा, अपना भी चले जाएगा, ठीक है, बाहर फेंक देगा। अब मार्बल्स में समझो, मार्बल्स अगर दो मार्बल को टकरा रहे हैं तो एक मार्बल एक के साथ ही टकराता है, ठीक है। अब ये रबिश बात है वैसे, क्योंकि बहुत बड़ा मार्बल रहे तो बहुत सारे लोग टकरा जाएंगे, बट दे हैव वेरी स्मॉल साइजेस, ठीक है। एंड वी विल अज्यूम, है ना, इट इज अ थ्योरी गिवन बाय आइंस्टाइन, जिसके चलते उसको क्या मिला है, नोबेल प्राइज। आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दिस, ही इज सेइंग एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर। तो उसने बोला कि जब पार्टिकल्स टकराते हैं फोटॉन्स, तो एक फोटॉन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराता है मार्बल की तरह, ठीक है, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ठीक है। और कैसे फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं, मासलेस होते हैं, जानते हो मासलेस होते हैं, ठीक है। अब प्लैंक ने बोल रखा था, आइंस्टाइन ने नहीं, प्लैंक ने बोल रखा था पहले से, इसने पहले स्टडी कर रखी थी कि जो भाई एनर्जी होती है ना फोटॉन्स की, वो h/ν होती है करके, ठीक है। ये समझ रहे हो, इच क्वांटा के लिए, इच पैकेट और क्वांटा ऑफ फोटॉन, ठीक है। अब तुम सिंपल समझने के लिए ऐसा मानना कि एक सिंगल पैकेट है कोई फोटॉन से मिल करके बना हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक फोटॉन बोल दिया ना, ये एक क्वांटा ऑफ फोटॉन है, ठीक है, एक पैकेट ऑफ फोटॉन है,
उससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो ऐसा समझेंगे सिंपल समझने के लिए, ठीक है, कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, ऑल्दो रियलिटी में एक क्वांटा ऑफ फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। अब ये बात प्लैंक ने बोली थी कि भाई एक पैकेट से छोटी वाली पैकेट तो तुम्हें मिलेगी ही नहीं, इससे छोटी एनर्जी वाली पैकेट ही नहीं बनती है फोटॉन्स की, समझ रहे हो, उसने ऐसा बोला, एच न्यू। तो ये चीज़ ऐसे भी जानते हो कि इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा भी है करके, ठीक है। तो कम वेवलेंथ इक्वल टू ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वेवलेंथ इक्वल टू कम एनर्जी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ज़्यादा एनर्जी, ये सब बातें तुम्हें पता होंगी, ठीक है। इसको थोड़ा फील करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बार यूज़ आएगा। अगर एक वेवलेंथ ऐसी सी है, ठीक है, और एक वेवलेंथ ऐसी सी है मान लो, तो इसमें ज़्यादा एनर्जेटिक वाला कौन सा रहेगा? ऑफ कोर्स वन रहेगा। एनर्जी ऑफ वन इज मोर देन एनर्जी ऑफ टू बिकॉज ऑफ द हायर फ्रिक्वेंसी या फिर लोअर वेवलेंथ मान लो, ठीक है। समझने का तरीका क्या है? समझने का तरीका वही है कि ऑसिलेटर है कहीं पे एक चार्ज ऑसिलेटर जो ये चीज प्रोड्यूस कर रहा है और वो जो ये चीज भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ चार्ज ऑसिलेटर जो इन दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है, ये बहुत तेजी से ऑसिलेट हो रहा है ना। ये जितने रेट से ऑसिलेट होगा उतने रेट से तो ये रिलीज होगा, तो वो क्योंकि खुद ज्यादा रेट से एक्सिलरेट हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर पा रहा है पर सेकेंड, ठीक है। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, ज़्यादा एनर्जी, इनकी ड्रिलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा समझेंगे हम लोग समझने के लिए कि जैसे एक ड्रिलर लेकर के आ जाओ, दीवार में छेद करना है मान लो, और ठीक है, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी ना इसकी वाइब्रेट करने की, तो छेद कर जाएगा दीवार में बहुत इजीली। एंड देयर इज अनदर ड्रिलर जो बहुत कम फ्रिक्वेंसी है उसकी, फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कोई भी एक ऑपरेशन करो, कोई भी हरकत करो पर सेकेंड, ठीक है, फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा जो वही हरकत एक सेकंड में ज़्यादा बार करके दिखा दे, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा रहेगी? पेनिट्रेट करने की पावर इसकी है ना, ये ड्रिल डू 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 ड्रिल करके अंदर चले जाएगा, ठीक है। ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी एलिमेंट्री इन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अब वापस इस पे आते हैं, तो एक जो है वो 90 जूल के साथ आ रहा है, 90 जूल के साथ आ रहा है, एक तो एक को ही स्ट्राइक कर पाएगा, एक क्वांटा है ये, है ना। कई बार मेरे मुंह से एक फोटोन निकल जाएगा, तो एक क्वांटा एक से स्ट्राइक करेगा, तो ये बाहर निकलेगा क्या? पॉसिबल नहीं है, बाहर नहीं निकल पाएगा। उससे ज़्यादा तो उसने बाइंड कर रखा है, 100 जूल बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, ये भी बाहर नहीं निकल पाएगा। दे विल सिंपली गो अवे, सिंपली बाहर चले जाएंगे, एब्जॉर्ब वगैरह कुछ नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि वो 90 जूल का 40 जूल को इसने रख लिया वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होगा, मानेंगे हम लोग, ठीक है। अगर 100 जूल होता है तभी स्ट्राइक होगी, सॉरी तभी बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर 120 जूल होता है तो 100 जूल इसको बाहर निकालने में यूटिलाइज हो जाएगा, और जो 20 जूल रहेगा वो क्या बनेगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसका बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। रिफ्लेक्ट नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगा, ठीक है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा या तो नो एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे तुम ऐसे मत सोचना कि वो जो है वो जैसे 90 जूल था उसको लेकर के हायर में चले गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन 90 जूल वाले को के साथ आया, वो हायर स्टेट में चले गया, अब अगला 10 जूल वाला ही इसको इजेक्ट आउट कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। स्ट्राइकिंग इज लाइक पार्टिकल्स, यहाँ पे वेव की तरह मत सोचना, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें ही तरीके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के। बिकॉज ऑफ दिस यूनिक एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज, ठीक है। सर क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो सकता, वेव ही तो आ रही है। अरे वेव नहीं आ रही है भाई, जहां जिस तरीके से एक्सप्लेन होता है वहां वैसे ही करते हैं, लड़ते नहीं है, ठीक है। तो 20 जूल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, बट तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो 20 जूल है ना ये, ठीक है, ये 20 जूल के ई मैक्स है, ठीक है। दिस इज द कीवर्ड, के ई मैक्स क्या है? अब देखो, समझो इस बात को, इसको 120 जूल दिया, इसको 120 जूल दिया, और इस मुन्ना को भी 120 जूल दे दिया मान लो, तो ये तो सबसे ऊपर में रखा हुआ है ना, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट सरफेस में। देयर इज आर हाई चांसेस कि जब बाहर निकलेगा तो सीधे सीधे 20 जूल एनर्जी के साथ बाहर निकल जाए। बट अगर इसको दोगे तो ये तो 100 जूल ले लेगा और 20 जूल के साथ बाहर निकलना चाह रहा होगा, बट यहां टकरा बैठेगा और फिर बाहर निकलेगा, तो हो सकता है इसके पास बस 10 जूल हो। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। और ये वाला दिया था 120 जूल, ठीक है, ये ऐसे से टकरा बैठा, इस एंगल में टकरा बैठा कि जस्ट बाहर तो निकल गया बट जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकला है, ठीक है। तो विल एवरी ejected electron have same kinetic energy? No, every ejected electron will not have same kinetic energy because of the internal collisions.
ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल कोलिजन। अब यहीं पे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक वो दे देता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन स्टेटमेंट। हाँ, मतलब एनर्जी में बी लॉस्ट ड्यूरिंग इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली। ठीक है, वो इंटरनल कोलिजन के चलते होंगे। और वो ठीक है, जो 20 जूल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो 20 जूल इज के ई मैक्स। इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी की नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है लोगों की काइनेटिक एनर्जी। इट मे बी जीरो ऑल्सो, जीरो काइनेटिक एनर्जी मतलब जस्ट बाहर निकल पाया है एंड इट डज नॉट हैव एनी एनर्जी टू फर्दर मूव। ठीक है, वो भी इजेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ एक बार। एनर्जी कंजर्वेशन इज द लॉ ऑफ द नेचर। एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ही दुनिया में। मतलब जो ई इंसिडेंट है ना, ई इंसिडेंट इक्वल टू वो दो काम में यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक तो वर्क फंक्शन में, पता है ना ये नोटेशन, वर्क फंक्शन में, और के ई मैक्स में। के ई मत लिखना भाई प्लीज, के ई मैक्स में यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, वरना एनर्जी कंजर्वेशन ढंग से लगा नहीं पाओगे ना तुम। यहाँ पे के ई मैक्स नहीं लिखोगे। जैसे इस वाले के लिए सोचो, जो ये 10 जूल से निकला है उसके लिए, ये वाले के लिए 120 आया, 100 लिया और 10 से निकला है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं रह गई है। वो किसी और को दिया होगा एनर्जी टकरा करके। ठीक है, तो ये अपना एनर्जी कंजर्वेशन है। किसी को डाउट हो तो पूछो। और फर्दर टर्म्स नहीं लिख रहे इसमें इंटरनल कोलिजन्स वाले। दिस इज वन गुड इक्वेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ अ के मेटल? मैक्स को ऐसा क्या? के मैक्स को ऐसा बोल सकते हैं कि जस्ट जब वो अनबाइंड हो रहा है उसके बाद उसके पास जितना एनर्जी है वही उसका के मैक्स है। हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद इंटरनल कोलिजन के कारण बाहर निकलने में वो लॉस्ट हो सकता है, पर हाँ 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 जस्ट जब अनबाइंड हो रहा है उस टाइम उसके पास के मैक्स रहेगा ना। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, बट वो हो सकता है उस समय भी मेटल के अंदर ही हो, तो उसको इजेक्टेड नहीं बोलेंगे फ्रॉम द मेटल। मेटल से इजेक्ट अभी नहीं हुआ है, वो इंटरनली अंदर में किसी स्ट्रक्चर में जस्ट बाहर निकला है। ठीक है, अभी टकराएगा वो किसी से। ठीक है, तो नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच कम आउट ऑफ मेटल आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल कोलिजन्स पॉसिबल। ई इन वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है तुम्हें पता होगा। वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल वर्ड को समझते हो? कैरेक्टरिस्टिक ये है जिससे उसको यूनिकली पहचाना जा सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सिंपल बात है, जैसे सूंड है ना, जो हाथी की सूंड होती है, ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक है हाथी की। देखे कहीं पे सूंड लगा है तो हाथी ही हो सकता है वो। ठीक है, सिमिलरली सो मैनी थिंग्स, समझ रहे हो? तो हर एक मेटल के लिए उसका वर्क फंक्शन अलग होता है। ठीक है, अब मैं इसको 10,000 तरीके से लिख सकता हूँ। लिखने के लिए क्या है, ठीक है, देखते जाना है। जितने भी मैं फॉर्म्स लिख रहा हूँ ये सब तुम्हें काफी नेचुरल लगने चाहिए। ये एनर्जी कंजर्वेशन ही है ना, जितना आया उतना यूटिलाइज हो गया। ठीक है, एच एच म्यू इन कितना आ रहा है, इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। एच न्यू इन, इसी चीज को ना इक्विवेलेंटली इसको ऐसे लिख देते हैं, एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, जिसमें न्यू नॉट का क्या नाम देंगे तुम लोग बताओ? एच सी बाई लैम्डा इन इक्वल टू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट आती है तब के ई जीरो रहेगा उस समय पे, अगर न्यू इन आने वाला अगर उसके बराबर हो जाए। ठीक है, बस नाम है ना ये, ऐसा नहीं है कि इस फ्रीक्वेंसी को कोई लाइट घूम रही है वाकई में हर समय पे, ऐसा नहीं है। अगर इतने की आ जाए तो अच्छी बात है, तब के ई जीरो रहेगा, के ई मैक्स। ठीक है, अब के ई मैक्स को तुम चाहो तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस मैक्सिमम वेलोसिटी की मिलेगी। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच न्यू इन इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, बस तुम्हें पता है ना, देखो जैसे कि यहां से इजेक्ट हुआ कोई, ठीक है, थोड़ा ओपन है मान लो यहाँ पे ताकि लाइट घुस पाए। यहाँ से कोई इजेक्ट हुआ, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं मान लो। एक इसी एग्जाम्पल को लें, अगर ये जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे, एक 20 जूल से इजेक्ट हुआ है और एक मान लो 10 जूल से इजेक्ट हुआ है। ठीक है, एक और भी बंदा है
चलो समझ गए तुम, इतना इनफ है समझाने के लिए तुम्हें। अब तुम ये बताओ कि मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ तक ना पहुँच पाए, दूसरे इलेक्ट्रोड तक ना पहुँच पाए, तो किसको रोकने में सबसे ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा? हम रोक कैसे रहे हैं और मालूम है? उल्टे डायरेक्शन में बीस इलेक्ट्रिक, हाँ हम उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके रोक रहे हैं उनको। तो जैसे ही तुम उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, कैसे अप्लाई करते हैं देखना। मैंने ऐसे लिख दिया, अब मैं यहाँ पे ऐसे करके बनाऊंगा, देखना कैसे बनाऊंगा। यहाँ से ऐसे करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब फोर्स इधर लगेगा इन पे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही बनाए थे हर बार, हर समय बनाए थे ऐसे ही, अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, तो इधर इधर और अंदर में, सर्किट के अंदर में एक्चुअली इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में। तो ऑफ कोर्स जो 20 जूल वालों को रोक, अगर हमने 20 जूल वाले को रोक लिया तो सब रुक ही गए होंगे। It is 100% sure that if we have stopped the highest energetic ejected electron, then all others must have stopped. ठीक है, तो ऐसा जो हम लोग वोल्टेज लगाते हैं जिससे ये रुक जाए हाईएस्ट एनर्जेटिक वाला, उसको वी नॉट बोल देते हैं, पोटेंशियल वी नॉट, है ना? नाम क्या होता है इसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम होता है इसका। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जो है वो हाईएस्ट एनर्जेटिक वाले को रोक देता है, तो डेफिनेटली बाकी सब रुक जाएंगे। ठीक है, अब अगर तुमने एक ऐसा वोल्टेज लगा रखा है, लेट अस से स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें जैसे 20 कितना था, 20 जूल के करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए था, लेट अस से वो कुछ है, लेट अस से दैट इज 100 वोल्ट। एक मिनट के ऐसी रफली वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, वो 100 वोल्ट है मान लो। बट अगर तुमने वी लगाया है जो 80 वोल्ट है, ठीक है, ऐसा वी लगाया जो 80 वोल्ट है और वो रोक रहा है, तो उसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल ना होकर के रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल बस रोकना चाह रहा है बट रोक पा नहीं रहा है। रिटार्डिंग पोटेंशियल का स्पेशल केस है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, सिमिलरली तुम समझ रहे हो, अगर मैं इधर ना लगा करके सामने की डायरेक्शन में लगाऊं, वोल्टेज को इस पोलैरिटी से ना लगा करके सामने की तरफ लगाऊं, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करना चाह रहा होगा। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी होते हैं which try to accelerate electron. If V is so applied that it accelerate electrons. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई समझो कि यहाँ पे V वोल्टेज का डिफरेंस लगा हुआ है, V नॉट वोल्टेज का स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और वो हमने E को दे रखा है, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली है, मतलब अगर तुम रिटार्ड कर रहे हो तो फिर उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जाने वाली है, एक्सीलरेट कर रहे हो तो उतनी एनर्जी उसको मिलने वाली है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी मिलेगी अगर वो वी नॉट वोल्टेज से एक्सीलरेट होगा कोई इलेक्ट्रॉन, तो बिकॉज वी नो कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू, समझ रहे हो ना, वोल्टेज। वी नो दिस थिंग, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक, देवेंद्र लिख रहा है, एक बात लिख रहा है देवेंद्र सर, ऐसा जरूरी है क्या कि एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन हो ही जिसके पास के मैक्स हो? ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, बट इट इज़ हाईली लाइकली, वेरी मच लाइकली, 99.9999% चांस है कि कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा ही जो सरफेस पे ही था एकदम ही जस्ट बाहर में, और वो निकल गया एकदम मस्त अच्छे बिना टकराए। बिकॉज एक फोटोन नहीं आता है ना, इंसिडेंट में बीम आती है कंप्लीट। बीम समझते हो ना, बीम में 10⁻31 फोटोन के पैकेट्स होंगे, मतलब 10⁻31 10⁻32 ऐसे पैकेट्स रहेंगे, उतने सारे, तो कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। अब समझो, तुम यहाँ पे समझना, हाफ mv², मतलब उसकी हाईएस्ट एनर्जी जो है वो निकलने वाली है, वो 20 जूल है लेटर से। तो हमें इतना पोटेंशियल लगाना होगा ना, ताकि उसकी 20 जूल एनर्जी को कंप्लीटली खा जाए। ये कौन खा जाए? ये रिटार्डिंग पोटेंशियल वाला पोटेंशियल उस 20 जूल की एनर्जी को खा जाए। तो यहाँ पे मैं ईवी नॉट लिख रहा हूँ। अगर उसको कंप्लीटली स्टॉप होना है तो कैसे स्टॉप होना है, तुम समझो इस बात को। वॉट वी आर ट्राइंग टू डू, वो यहाँ से निकले और यहाँ जस्ट पहुँचने से पहले स्टॉप हो, मतलब वो कंप्लीटली इसको तो ट्रैवर्स करे वी नॉट को, और जस्ट यहाँ पे जाकर के रुक जाए अगर, तो इसकी कितनी एनर्जी कम हो गई होगी? ईवी नॉट एनर्जी कम हो गई होगी।
मैग्नीट्यूड के हिसाब से सोचो ना, साइन के हिसाब से मत सोचो। साइन के हिसाब से डेफिनेटली इतनी एनर्जी कम हो गई है उसकी, माइनस में है इतनी एनर्जी, पहले जितनी भी थी उतनी माइनस इतनी है, तो मैग्नीट्यूड वाइज कितनी एनर्जी हुई। इस एनर्जी ने क्या किया बेसिकली, वो खा गया के को, के पी में कन्वर्ट हो गया। वाई? बिकॉज इट वॉज बीइंग एक्टेड अपॉन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, तो हम इतनी एनर्जी को खा जाने के लिए इतना वोल्टेज अप्लाई करना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आया तो बताओ। सर ईवी में माइनस कंसिडर नहीं करेंगे? करेंगे ना यार, वही चीज़ तो अभी बता रहा था। यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है तुम्हें। देखो अगर तुमने इक्वेशन ये लिख रखा था, ठीक है, तो अभी क्या इक्वेशन ऐसे लिख दोगे क्या? आर यू गोइंग टू इक्वेशन नाउ ऐसे? ऐसा होगा क्या कभी? नहीं होगा ना। यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड ही लिखनी है ईवी नॉट की, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ही लिखना है। ये पॉजिटिव एक क्वांटिटी है ना, उसको रिप्लेस करके इसको डाले हो। तुम चाहो तो ऐसे देखो यार, अगर तुम्हें बहुत बाल की खाल निकाल करके परफेक्ट मैथमेटिक्स से समझना, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, अगर तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है तो यहाँ पे सोचना कि यहाँ पे के ई वन प्लस पी वन है, यहाँ पे क्या है, के ई टू प्लस पी टू है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट जा करके रुक जाए, ठीक है, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, ई इंटू, रुकना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो एक रेफरेंस एनर्जी है ना, तो अगर यहाँ पे इसकी एनर्जी को 0 मान रहे हो तो यहाँ पे इसकी एनर्जी को इतना मानोगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी कई थी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक, जस्ट एक मिनट देखते हैं फिर से। यहाँ पे जो फील्ड था वो ऐसा था ना, ये फील्ड थी, तो फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है। नहीं देवेंद्र, प्लेट में वापस नहीं पहुंचेंगी, वो पहुंच सकती हैं, अगर वो वापस पहुंच जा रही हैं तो पहुंच सकती हैं, उधर अपन ध्यान नहीं देना है अपन को। पहुंच सकती, क्यों नहीं पहुंच सकती? इट शुड लूज एनर्जी फर्स्ट, है ना। के मैक्स से कम वाले घुस ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है यार, अब्जॉर्ब हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो एब्जॉर्ब होना, बाइंड होने एक अलग ही बात होती है ना। तुम्हारे पास अगर बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है तो तुम बाइंड थोड़ी हो ही जाओगे, जरूरी नहीं है, बट कुछ हो भी सकते हैं, दे में गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, अरे यार देखो, अगर मान लो यार एक प्लस क्यू होता, ठीक है, तो यहाँ पे कम पोटेंशियल रहता, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला यार, तुम्हें मैग्नीट्यूड से देखने आना चाहिए। यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता, माइनस वी होता, अगर यहाँ पे वी नॉट होता, माइनस वी नॉट पोटेंशियल, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के रिएक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होती है, ठीक है। फिर क्यू चार्ज को डालते हैं वहाँ पे, तो कितना हम लोग बोलते, इतना है बोलते, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तो माइनस ई चार्ज है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 था, तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो इसके मैग्नीट्यूड में इसके बराबर है। दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकती है ना भाई, ये तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा करो, क्वेश्चन में जैसा पूछेगा ना उस वर्ड्स को ध्यान में देते हुए उसका आंसर देना। रिकनेक्ट होता है।